अच्छा, आज का जो टॉपिक था, जो आज हमने करने के लिए रखा था, वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और आज हमें उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और फिर आज आपको एक स्पेशल अलग से एक चीज सिखाएंगे कि अगर कंडक्टर आपके पास ना तो स्ट्रेट हो ना सर्कुलर हो, इनफैक्ट वो आपके पास एक छोटा सा आर्क हो, सेगमेंट हो, तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। ठीक है, क्योंकि अलग से कैसे पूछा जाता है। अब आपसे ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के दोनों केसेस आप कर लोगे, सर्कुलर का भी आपने कर लिया, लेकिन अब एग्जाम में ये दोनों तो आपको आते ही होंगे ना, तो तीसरा अलग से क्या पूछेगा। तो वो एक अलग से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चंस है, तो वो एक और चीज आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा अलग है, नया है और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सीखना। पहले आज बात करेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, मान लो कि मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रहा, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ऑब्वियसली जब हमने फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लिया था, तो हमने ये कहा था कि हमारे पास एक लिबर्टी है कि हमें ये पता होता है कि उसका सेंटर कहाँ है, और सेंटर के ही लाइन ऑफ एक्शन पे हमने क्या रख लिया था, अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट रख लिया था, तो आसान हो गया था करना। इस बार लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि इसका सेंटर कहां पर है, और जब हमें सेंटर नहीं पता तो हम क्या करें। हमने मान लिया कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था P, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस है R। मैं यहां एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करूं, लेट्स से ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL, दिस इज पॉइंट O, और इस DL का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पॉइंट P पे अगर निकालना होगा, सो दिस विल बी द डिस्टेंस जो कि मुझे रिक्वायर्ड होगा। अगर O से लेके इस पॉइंट M तक का जो लेंथ है, इसको मैं L मान लूं, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको कि हम लोग X कह सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लें, और x की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो मैंने ये कहा कि ये कोई एंगल बेटा होगा फाई, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर मैं इस डीएल एलिमेंट से P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, तो बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, आप जब यहां बायट-सावर्ट लॉ अप्लाई करोगे, तो बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon x का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा? यस यस सर। ठीक है, अगर हम यहां तक इसको dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है। प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि बेटा हमें जो रिजल्ट निकालना होता है वो
स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट निकालने के लिए your answer must be in the terms of r, not in the terms of x. ये x की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, ये r की टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो कंडक्टर से जो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन में ही मिलेगा, है ना, यानी कि परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो अगर आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r ओनली। तो अब ये मुझे r यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ r मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ r मुझे पहले बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, r बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, देखते हैं। सबसे पहली बात कि मैं sin थीटा को क्या लिख सकता हूं। अच्छा, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो बेटा थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप थीटा को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 5 लिख सकते हो। तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL साइन 90 माइनस 5 अपॉन 4 पाई x स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब साइन 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, cos 5। तो आपके पास dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL cos 5 अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। ये एक रिजल्ट बना। अब आप कहोगे कि सर आपने इसको cos 5 में क्यों चेंज करा। रीजन, अगर मैं ये कहूं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो जैसे जैसे मेरा लेंथ एलिमेंट वेरी करेगा, यानी पोजीशन ऑफ लेंथ एलिमेंट वेरी करेगा, वैसे वैसे ये फाई भी वेरी करेगा ना। और जैसे जैसे ये लेंथ एलिमेंट की पोजीशन वेरी करेगी, तो वैसे वैसे बेटा ये फाई इस तरफ भी वेरी करेगा। तो अगर मैंने कहा कि क्लॉकवाइज मैं इस एंगल को मान लेता हूं फाई 1 और एंटी क्लॉकवाइज मैं इस एंगल को मान लूं फाई 2, तो यानी वेरिएबल मेरा फाई भी है। तो मुझे सबसे पहले सभी वेरिएबल्स को किस में कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने यहां पर पहले इसको cos फाई की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास फाई की टर्म्स में रिलेशन का होना जरूरी है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया या दोबारा एक्सप्लेन करूं? सर एक और बार बता दूं। देखो ध्यान से, जब आप इंटीग्रेट करते हो बेटा, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप जब भी कभी इंटीग्रेट करते हो किसी भी फंक्शन को, तो अगर फंक्शन fx है तो आप उसको dx की टर्म्स में ही इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर dy होगा तो ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब इधर आपके पास प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे लेंथ एलिमेंट ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब लेंथ एलिमेंट यहां ना होके मान लो कि यहां होता तो ये फाई बड़ा हो जाता, ये लेंथ एलिमेंट और ऊपर होता तो ये फाई और बड़ा हो जाता। यानी जैसे जैसे फाई की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब एल की वैल्यू चेंज हो रही है, डीएल की पोजीशन चेंज होगी। अब डीएल की पोजीशन चेंज होने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि फाई कांस्टेंट नहीं है, फाई इज अ वेरिएबल, है ना। यस सर। अब बेटा अगर फाई वेरिएबल है तो फाई की मैक्सिमम लिमिट्स क्या हो सकती है। अब एक बात समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब फिजिक्स के अंदर जब मैं कहता हूं कि आपको विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो विजुअलाइजेशन यहां कैसे यूज करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर विजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैकेनिक्स से ज्यादा है। मैकेनिक्स से ज्यादा क्यों, अब देखो ध्यान से, अगर ये लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा फाई 2, वो दूर तक आपको पैरेलल जाता हुआ दिखाई देगा ना। यस सर। मींस आप किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पर पड़ी किसी चीज को अगर आप उसके साथ साथ, मतलब आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करें और लेट्स से देयर इज अ लाइन, देन यू हैव टू मूव पैरेलल टू द लाइन ना। मतलब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो हमें पैरेलल दिखाई देगा, है ना। यस सर। तो अगर पैरेलल दिखाई देगा तो इस आर के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा ना। यस सर। यानी फाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 90 होनी चाहिए, लाइकवाइज फाई 1 की भी मैक्सिमम वैल्यू 90 होनी चाहिए। यस सर। इट मींस फाई 1 और फाई 2 दोनों ही वेरिएबल्स है ना आपके पास, यानी लिमिट्स पता लग गई ना आपको, यानी माइनस फाई 2 से लेके प्लस फाई 1 तक ये आपकी लिमिट्स हैं।
यस सर, लोकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको cos फाई में कन्वर्ट करा। अब प्रॉब्लम एक और है कि डीएल को तो आप फाई की टर्म्स में इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, है ना? तो मेरे को इसको भी चेंज करना है। किस टर्म्स में? फाई की टर्म्स में। कैसे चेंज करूं? देखो ध्यान से, आप इसी ट्रायंगल के अंदर tan फाई कैलकुलेट कर सकते हो। इन ट्रायंगल OMP tan फाई इज इक्वल टू L बाय R होगा। यस सर। L इज इक्वल टू R tan फाई होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो ये हो जाएगा dl अपॉन d फाई इज इक्वल टू r सीकेंट स्क्वायर फाई। लिख सकते हैं बेटा? यस सर। यस सर। और अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो यहां से dl की वैल्यू निकल के आ गई r सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर सर आपका माइक ऑफ है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर लिख आपका सकते हैं माइक बेटा? म्यूट हो गया था, एक बार रिपीट कर दोगे सर? अच्छा, फिर से रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बेटा आप इस cos फाई को यहां पर इसी ट्रायंगल में अगर आप cos फाई कैलकुलेट करो तो cos फाई किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन x। बेटा इस ट्रायंगल में OMP में अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे cos फाई की वैल्यू बताओ तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी? r अपॉन x होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो r अपॉन cos फाई, यानी कि r सीकेंट फाई निकाल सकते हो ना? यस सर। यस सर। तो इस x की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं r सीकेंट फाई होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। हो जाएगा? यस सर। तो अब देखो जरा, सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, एंड वी हैव dv is equals to mu naught upon 4 pi I cos phi d phi upon r। ये बच गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब देखो सब कुछ कांस्टेंट है, r कांस्टेंट रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाई इज द ओनली वेरिएबल, बाकी कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। तो dv को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग by integrating we get dv is equals to mu naught upon 4 pi r I, ये भी कांस्टेंट है, cos phi d phi, and the limits are from minus phi 2 to plus phi 1। लेट्स से कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कह रहा हूं कि ये मेरा एंगल कितना है? phi 1, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कह रहे हैं कि एंगल कितना है? phi 2। ठीक है बेटा? यस सर। तो साइंस हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए ले लिए बस। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin फाई। लिमिट्स कहां से कहां तक? माइनस फाई 2 से लेके प्लस फाई 1 तक। सो वी हैव द रिलेशन म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin फाई 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, so this will be sin phi 2।
So this is the final relation of magnetic field due to a straight current carrying conductor of infinite length. 2 मिनट का समय लगाएं, एक एक स्टेप को ध्यान से पढ़ें, जहां कहीं पर भी इशू है, कहीं पर भी कोई एक स्टेप भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट। फिर उसके बाद पहले करेंगे इसके स्पेशल केसेस, और स्पेशल केस के बाद फिर वो वाला टॉपिक जो कि आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हमें करना जरूरी है। बोलो, क्या एक और बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं सर, समझा। सर ये -5/2 नहीं होगा? ओह सॉरी, -5/2। बेटा -5/2 से लेके +5/1 तक ही होगी लिमिट्स। यस सर, लेकिन नीचे जब आपने ब्रैकेट में लिखा sin 5/1 प्लस sin 5/2, ये प्लस हाँ बेटा, नहीं होना चाहिए। देखो देखो देखो, इसको आप ऐसा लिखते हैं sin 5/1 माइनस ऑफ साइन ऑफ -5/2, ऐसा लिखते हैं ना? यस सर। तो बेटा अल्टीमेटली दिस बिकम्स μ0I अपॉन 4πr sin 5/1 प्लस sin 5/2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है? यस सर। स्नेहा क्लियर है बेटा? यस सर। आशी? Yes, sir, clear. एंजेला? अभिमन्यु? Yes, sir. आन्या? Yes, sir. अन्वेषा? Yes, sir. नंदिनी? Yes, sir. आर्यन? हाँ सर, क्लियर है। माही? Yes, sir, clear है. रिया? यस सर। वैष्णवी? सिया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्पेशल केस क्या हो सकता है? स्पेशल केस ये हो सकता है, अगर आपका कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, देन यानी ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास आता है, बहुत पास, तो भी ये जो डीएल होगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली एट 90 डिग्रीज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उस केस में आपका 5/1 if सर एक मिनट 5/1 कर दोगे? is equal to π/2 और 5/2 is equals to π/2, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 times of μ0I upon 4πr, यानी μ0I upon
2 पाई आर। ये फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए लास्ट टाइम हमने Sir, निकाला can you था। please repeat this? I got disconnected. मैंने ये बोला कि अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत पास आ जाए और बिल्कुल कंडक्टर के सेंटर के आसपास आ जाए, तो उस केस में आपका जो डीएल एलिमेंट होगा ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज पे आ जाएगा, Yes, sir. क्योंकि ये फाई बड़ा हो जाएगा ना। जितना आप इस पॉइंट को पास लाते चले जाओगे फाई उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, है ना। यस सर। Yes, sir. तो उस केस में अगर फाई 1 पाई बाय 2 है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है फाई 1 की, और फाई 2 की भी मैक्सिमम लिमिट पाई बाय 2 है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो दिस विल बी द फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये हमने किसके लिए निकाला था, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए निकाला। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है सबको, दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं बेटा, अभी भी बता दो Clear कहीं है पर सर। भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो। हाँ बोलो आर्यन। सर क्लियर है। ठीक है सभी को ना, रब Yes, कर दूं। sir. ठीक है बेटा। Yes. हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है। अच्छा अगला, अच्छा उससे पहले एक और चीज, अगर इसी का कर्व बनाना पड़ जाए, फिर लेट्स से कि एक बी आर कर्व मुझे बनाना पड़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस कर्व, तो कैसे बनाएंगे। लेट्स से वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट वाई एक्सिस, और इधर भी आर होना चाहिए, इधर भी आर होना चाहिए, ये ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया, तो कैसे मूव करेगा। ठीक है, सर इनवर्स। क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बी आर कर्व फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या लार्ज लेंथ, ठीक है। तो लार्ज लेंथ के कंडक्टर्स के लिए कुछ इस तरह से होगा। एंड व्हाई वी आर टेकिंग दीस टू ग्राफ्स फॉर Sir, आइदर because साइड ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी अप द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड बिलो द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो लेंथ हमारे पास बचेगी दोनों के लिए, ठीक है। yes, sir. ऑब्वियसली आप बेटा उसको ये मान लोगे कि अगर ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P था, तो अगर यहाँ आप मानते हो कि R पॉजिटिव है और यहाँ आप मानते हो कि R नेगेटिव है, तो उस केस में इफ दिस इज माइनस ऑफ R एंड दिस इज प्लस ऑफ R, तो आपको इस पार्ट के लिए कर्व अलग बनाना पड़ेगा और इस पार्ट के लिए कर्व अलग बनाना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसीलिए दिस इज द BR कर्व फॉर a conductor carrying current of large length। अच्छा अब बात आती है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सर निकालनी आपने हो, अपनी जो लेंथ थी वो एक प्लस आर ली थी और एक माइनस आर, तो कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें मतलब ये दोनों डिफरेंट हो। कोई केस ऐसा हो सकता है जहां पर सिर्फ एक ही केस हो सकता है, जहां पर आप ये कहो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कंडक्टर के लास्ट एंड पे पड़ा हुआ है, तो उससे नीचे तो कुछ देख ही नहीं रहे आप, ओके। समझो। मान लो कि ये आपके पास कंडक्टर था, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ था, बट आपको एक एंड पता है उसका, एंड योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज दिस, तो अब आप कहाँ चलोगे, एक ही साइड पे चलोगे, उससे नीचे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग Yes, sir. कंडक्टर ही नहीं है उसके नीचे, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर समझ आ गई।
क्योंकि इसके नीचे कंडक्टर अवेलेबल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। नेक्स्ट, magnetic field due to a current carrying circular segment. Magnetic field due to a current carrying circular segment. अच्छा, मान लो कि लास्ट टाइम जब हमने एक केस किया था और हमने कहा था कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, और कहाँ निकालनी थी? एट द सेंटर। तो एक करंट कुछ आई इस तरह से मूव कर रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा का पूरा सर्कल हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंड वी हैव ओनली दिस मच पार्ट, सिर्फ इतना है, एक ये सेगमेंट है मेरे पास, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे यहां पर। कैसे निकालेंगे? सर जो एंगल होगा डिवाइड बाय 360 है बेटा, जो एंगल वो फॉर्म कर रहा होगा डिवाइडेड बाय 360। पहली तो बात एग्जैक्टली मेरे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर इतना ही है, तो मैं ये मान लूं कि इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर मैं यहां से एक हाइपोथेटिकल कर्व कंप्लीट कर लूं तो ये क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा, और उस सर्कल का अपना कुछ रेडियस होगा r, है ना। तो लेट्स से कि वो रेडियस r है और मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है इस पॉइंट पे। अब एक सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी। अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि यहाँ बायट-सावर्ट लॉ लगाओ, तो आप बायट-सावर्ट लॉ लगाओगे dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square। लेकिन यहां पर अगर मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया, लेट्स से कि ये मेरा dl है, so this length element is making an angle 90 degrees, तो ये sin theta तो यहां से ऑलरेडी खत्म हो गया, है ना। यस सर। और ऐसे ऐसे डीएल एलिमेंट्स आप जहां कहीं पर भी लोगे वो रेडियस के साथ क्या बनाएंगे? 90 डिग्रीज ही बनाएंगे ना। यस सर। Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का तरीका क्या है? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का तरीका क्या है? अभी यहां पर आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि लेंथ का आप क्या लोगे, क्या लिमिट्स लोगे लेंथ की? आपको लेंथ की लिमिट्स तो पता ही नहीं है, प्रॉब्लम तो एक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक तरीका हमारे पास ये है बेटा कि आपने जो लेंथ एलिमेंट लिया, उस लेंथ एलिमेंट के जो एंड्स हैं, अगर उन दोनों एंड्स पर हम देखें तो इट इज मेकिंग एन एंगल डी थीटा, बना रहा है एक स्मॉल एंगल, स्मॉल छोटा सा डी थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. सेंटर पे। और हमने छोटी क्लासेस में ये सीखा हुआ है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो उस केस में लेंथ ऑफ द आर्क ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो यानी Yes. अगर ये रेडियस r है आपके पास और ये एलिमेंट dl, तो आपके पास d थीटा किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, यानी dl बाय r हो Yes, जाएगा sir. बेटा। तो Yes, आप sir. इस dl को क्या लिख सकते हो? आप इस dl को लिख सकते हो r d थीटा, है ना। लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। अब एक काम करो, छोटा सा काम, इस dl is equal to r d थीटा को, अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2, तो बेटा पुटिंग 2 in 1, जब हमने 2 में 1 को पुट करा, 2 को 1 में पुट करा, तो मेरे पास बचेगा dB is equals to mu naught IDL, dl की जगह हम क्या लिख देंगे? r d थीटा, r d थीटा अपॉन 4 pi r square, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, so we have dB is equals to mu naught I d theta upon
4 पाई आर। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद बनेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। दिस विल बी द फाइनल रिलेशन, क्योंकि डी थीटा का मैक्सिमम इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, ये थीटा ही हो सकता है ना। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, अब यहीं से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, मान लिया कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर थी AB और इसके अंदर कुछ 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। मैंने क्या करा, इस वायर को इस फिगर के अंदर बेंड कर दिया और ये एंड A है मेरा और ये एंड B है, एंड स्टिल दिस 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इनटू द वायर। ये जो आर्क बनाई है यहां पे, इस आर्क का जो रेडियस है वो है 0.10 मीटर्स। ये सेंटर हो गया 0.10 मीटर्स। 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बन रहा है यहां पर बीच में, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड एट O बता दो। इस क्वेश्चन में आपके 2 कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट टाइम आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट जो कि आज बताया है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग इस एक ही क्वेश्चन में हो जाती है। फटाफट से करके बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ, या व्हाट इज द आंसर, या फिर आप ये कहें व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O। फटाफट बताओ। अच्छा, एक बात बता दूं बेटा, पहले इन टॉपिक्स में से अभी तक जितने भी टॉपिक करे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ इसको छोड़ के। आप ये सोचोगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन आर्क वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। वो फॉर्मूला अलग से करवाने के पीछे रीजन यही है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको लर्न करना ही करना है। ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। हो गया सॉल्व? सर एक मिनट। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में पूछा जाता है, ठीक है। कैसे? ये A है, ये B। लेट दिस पॉइंट बी C एंड दिस पॉइंट बी D। तो वो कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AC। Calculate magnetic field at O due to CD. Calculate magnetic field at O due to BD. अब एक बात जल्दी बताओ, AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी O पे? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुंह जबानी आंसर हो जाएगा। 0। एग्जैक्टली। क्यों? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, किसी भी कंडक्टर के पैरेलल आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। Yes, sir. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा वहां पर 0 है। तो थीटा कहां पर होना चाहिए? L और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में बनना चाहिए। अब आप सोचो कि ये कंडक्टर आपका
है ए सी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां कहीं पर है पी पे। तो यहां पर डीएल एलिमेंट और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा 0 बन रहा है ना, थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर है? तो मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. एट ओ ड्यू टू एसी इज 0। लाइकवाइज मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बीडी भी 0। सीडी से कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर सीडी मैग्नेटिक फील्ड will be equal to, यानी BCD is equals to mu naught I theta upon 4 pi r। सीधा सीधा रिलेशन अप्लाई करना है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको सिखाई थी लास्ट टाइम, 4 pi into 10 to the power minus 7। करंट 3 एम्पियर्स अपॉन 4 pi। r कितना है? 0.10 मीटर। थीटा कितना है? 60। रेडियंस में क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। हो गया सॉल्व? यस सर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 0.10, यानी ये हो जाएगा 10 और ऊपर आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी 10 की पावर माइनस 6 पाई टेस्ला। ठीक है बेटा? यस सर। ये Yes, sir. क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको रब कर दूं? Yes, sir. ठीक है, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, फॉर्मूला वहीं छोड़ रहा हूं आपके लिए। ऑल्दो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, वो शेयर हो जाएगा। ये आपका सेंटर O, ठीक है, और एक सर्कल आपके पास ये है, ये आपका आउटर सर्कल है, और एक ये आर्क बनी हुई है ऊपर। ठीक है, दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। आई, ये आई ऐसे गया, आई आई और ये रहा आई। ठीक है, अगर हम ये कहें कि बेटा ये हमारे पास है रेडियस r1 और ये है रेडियस r2, ठीक, एंड दिस इज सम कंप्लीट एंगल, ये एंगल कंप्लीट एंगल है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट O। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बेटा एट O। सर हो गया। हो गया? यस सर। आंसर बताएं। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, फिर ब्रैकेट में 2 पाई माइनस थीटा अपॉन r1 प्लस में थीटा अपॉन r2। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले आप ये आउटर आर्क को यूज करो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर आर्क या आउटर सेगमेंट
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? सेंटर पर। कितनी निकलेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r1। लेकिन ये थीटा कितना है? सिर्फ थीटा ही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर आर्क, ये इनर आर्क है, क्योंकि अगर आप इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये आपके पास बड़ा सर्कल है, ये छोटे वाला है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनर आर्क will be mu naught I upon 4 pi r2। बट बेटा अगर ये एंगल थीटा बना था तो ये बचा हुआ एंगल कितना बनेगा? 2 pi माइनस 360 minus theta. हाँ बिल्कुल, तो 2 pi माइनस थीटा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, अंदर बच गया थीटा अपॉन r1 प्लस 2 पाई माइनस थीटा अपॉन r2। लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा यूनिट टेस्ला रहेगी। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब बात ये, हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे थे, बोलो। नहीं सर, मैं So यस yes, कर sir. अच्छा अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कैसे पता लगा कि दोनों को ऐड करना है? सर करंट की डायरेक्शन। हैं? सर रिजल्टेंट है ना, तो वेक्टर उसमें। हाँ बिल्कुल सही बात है, रिजल्टेंट है। लेकिन बेटा दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन होता तो दोनों ही रिजल्टेंट ही है। Yes, sir. करंट की डायरेक्शन ये डिसाइड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ क्या होगा। देखना ध्यान से, डायरेक्शन समझ लो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड से रब कर रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो जरा, अगर बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक काम करेंगे, आप अपने हाथ में इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ो, stretch the thumb in the direction of current and allow your palm to move freely। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इस केस में पाम की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। यस देखो पाम की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है ना। Yes, sir. अगर यही करंट बेटा नीचे जा रहा होता तो हम इसको ऐसे पकड़ते और पाम की मूवमेंट कुछ ऐसे होती, क्लॉकवाइज। यस सर। याद रखना कि क्लॉकवाइज को आप हमेशा रिप्रेजेंट करते हो साउथ से, एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा रिप्रेजेंट करते हो नॉर्थ से। ठीक है, क्लॉकवाइज को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे साउथ पोल से और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ पोल से। एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, मान लो कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। तो हमने ये कहा कि आप इसको साउथ पोल से रिप्रेजेंट करोगे, तो साउथ पोल से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एंटर किस में करती है हमेशा? लेट्स से कि एक बार मैग्नेट हम ले लें, तो बेटा याद रखना बार मैग्नेट में नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। यस सर। तो अब देखना ध्यान से, आपका थंब को आप रखोगे सेंटर में तो आपका पाम क्लॉकवाइज मूव कर पा रहा है ना।
यानी जो डायरेक्शन ऑफ थंब है, दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स जा रही है, इसीलिए हमने इसको साउथ भी बोला। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्स के लिए हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था, क्रॉस लगाते हैं, है ना। यस सर। यही बात अगर एक और लूप के अंदर हम कहते कि करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बेटा फिर हम क्या करते, इसको ऐसे रखते और पाम को मूव करने देते। तो देखो कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और थंब का है बाहर की तरफ। तो ये क्या बनाता, नॉर्थ। और क्योंकि ये नॉर्थ बनाएगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से बाहर की तरफ आती हैं, दैट इज व्हाई यहां क्या लगेगा, डॉट। ठीक है बेटा। यस सर। क्या डायरेक्शंस सबको क्लियर है कैसे लेनी है? यस सर। यस सर। अब इस वाली आर्क की वजह से देखो, इस वाली आर्क में डायरेक्शन कैसी है करंट की, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। यू विल अलाउ योर पाम टू मूव फ्रीली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब इस वाले में देख लो, इसमें भी करंट क्लॉकवाइज है ना, तो जब क्लॉकवाइज है तो इसमें भी सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, दैट इज व्हाई बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स गेट्स एडेड अप। ठीक है। यस सर। यस सर। अगर इस वाले में डायरेक्शन बाहर हो जाती तो फिर बेटा यहाँ साइन माइनस आ जाता। ठीक है। यस सर। तो Yes, आई sir. होप कि यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। सर जिस इसमें हाँ, जो सर, आउटर clear। आर्क है उसका रेडियस हाँ। R2 नहीं होना चाहिए R2 ही तो लिया है बेटा। सर, लेकिन आपने जो नीचे लिखा है उसमें अच्छा R2 ओके 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 ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। R1, R2, ये R2, ये R1, ये R1, ये R2। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है। यस सर। तो आई होप कि डायरेक्शन लेनी आ गई होगी और ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करने ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा आर्क वाले क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको रिलेटेड टू बायट-सैवर्ट लॉ एंड रिलेटेड टू दीज आर्क क्वेश्चंस। ठीक है। यस सर। Okay, sir. अच्छा, एक और बात, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपैरिजन करें इसका, मैग्नेटिक फील्ड्स का, ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, तो बायट-सैवर्ट लॉ में और कूलम्स लॉ में, जैसे मैंने बोला जो इंपॉर्टेंस वहां पर कूलम्स लॉ की है वही यहाँ पर बायट-सैवर्ट लॉ की है। तो कूलम्स लॉ में और बायट-सैवर्ट लॉ में सिमिलैरिटीज क्या है? व्हाट आर द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज? पूछ सकता है आपसे वाइवा में खासकर, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज? सो वो दोनों रेडियस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात, रेडियस नहीं कहोगे, आप कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ज्यादा बेटर लैंग्वेज जो होती है बोलने की वो ये होती है, क्योंकि रेडियस जरूरी नहीं है ना, आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हो, उससे आगे डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये रेडियस नहीं होगा। तो आप बोलोगे बोथ विल फॉलो या बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, Okay, sir. that both the rules follows inverse square law। दूसरी बात, दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स भी वहां पर वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोथ विल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। Okay, sir. So these are the 2 points of similarities. Now let's discuss लास्ट about पॉइंट एक बार रिपीट dissimilarity। कर तो फिर। हाँ, पहला पॉइंट तो बेटा कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दूसरा, दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी ओबे करते हैं। यानी आपके पास अगर n पॉइंट सिस्टम्स हैं, n पॉइंट चार्जेस हैं, और किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि हम स्क्वायर वाला केस करते थे या रेक्टेंगल वाला केस करते थे या ट्रायंगल वाला केस करते थे, अदर चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे मैं नेट फोर्स निकालता था, तो मुझे वेक्टर सम करना पड़ता था ना। यस सर। बेटा नहीं याद तो याद करो, अगर ये ट्राइंगल था, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, मैंने कहा बेटा Q3 पे नेट फोर्स निकालो, तो अब आप कहोगे दोनों रिपल्सिव है, इधर गई, ये दोनों रिपल्सिव है, इधर गई, अगर सारे पॉजिटिव थे
फिर आप इसका रेजोल्यूशन करते थे, तब जाके आपके पास नेट फोर्स आती थी ना, यानी कि आप क्या करते हो वहां पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करता है Yes, वहां पर, ये sir. है ना। लाइकवाइज मैग्नेटिक फील्ड्स में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है ना। बायट-सावर्ट लॉ में हमने यही सीखा। Yes, इंटीग्रेट sir. करने से पहले आप एक सैंपल लेंथ लेते हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, फिर आप ओवरऑल को इंटीग्रेट करते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है दोनों में। So there are 2 points of similarities between Baयट-सावर्ट law and Coulomb's law. Okay. Now what are the points of dissimilarity? वो क्या है? पहला, बायट-सावर्ट लॉ लेंथ एलिमेंट पे और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि जो कूलम्स लॉ है वहां पर एंगल के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। तो कूलम्स लॉ नॉट डिपेंड अपॉन एंगल। ठीक है, Yes, sir. तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी हो गया। दूसरा, बायट-सावर्ट लॉ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और वहां पर डीएल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, डीएल क्रॉस आर है ना, वेक्टर क्वांटिटी है लेंथ। लेकिन कूलम्स लॉ स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। Yes. तीसरा पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन कूलम्स लॉ is defined by the position of charges, जबकि direction of magnetic field in बायट-सावर्ट law is defined by the dl cross r, यानी हमेशा ही dl cross r के परपेंडिकुलर मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl क्रॉस r, जबकि कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होती, वो डिपेंड करती है सीधा सीधा पोजीशन ऑफ चार्जेस एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में। ठीक है, Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्लियर हो गए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, नहीं होंगे तो सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग, और अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। और द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज एग्जैक्टली द सेम इन दिस चैप्टर एज इट वाज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर गॉस थ्योरम। बिना गॉस थ्योरम के यू कैन नॉट इमेजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड योर एग्जाम पेपर। लाइकवाइज बिना एम्पियर सर्किटल लॉ के यू कैन नॉट इमेजिन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पेपर में एक या दो, इसके आपकी हम दो, इनफैक्ट गॉस लॉ की तो 6 एप्लीकेशंस थी हमने करी थी, यहाँ हम 2 ही एप्लीकेशंस करेंगे, 2 या 3 एप्लीकेशंस करेंगे, और उसमें से एक मैं बताऊंगा कौन से वाली श्योर शॉट आएगी, पिछले 4-5 साल से लगातार आ रही है। और क्योंकि कोर्सेज रिड्यूस थे एंड देयर इज अ बज अराउंड कि भाई फिर से इस साल सीबीएसई इज थिंकिंग अबाउट कि फिर से कोर्स को रिड्यूस करे, नोबडी नोज कि क्या कटने वाला है, बट स्टिल एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं कटेगा, तो उसका वो क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आना तय है। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, टॉपिक्स फिर से समझ लेना, और बेटा इन पर्टिकुलर डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर लेना हाथ से लिख लिख के। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, बाकी फिर परसों मिलते हैं। Thank you, sir. ठीक है? Thank you, sir. ओके बेटा, ओके बेटा।